आज हम बात करेंगे मकई के हवाले से। मकई पाकिस्तान में गंदम और चावल के बाद तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी ग़िज़ाई फसल है जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में ख़ास तौर पे ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और उसके बाद जो मकई है ये इससे मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स बनते हैं। वनडे वगैरह में फ़ीड, मुर्गियों की फ़ीड में इस्तेमाल होती है। उसके बाद ये ग़िज़ाई लिहाज से इसे ग्लूकोज़ बनाया जाता है, कॉर्नफ्लोर वगैरह जो इंसानी रोज़मर्रा की ज़रूरियात में ये इस्तेमाल होती हैं। तो ये एक ग़िज़ाई लिहाज से बहुत अहमियत रखती है। उसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान दुनिया के मुकाबले में मेज़ प्रोडक्शन करने वाले ममालिक में 17वें नंबर पर है और पहले नंबर पर चाइना है। चाइना इस टाइम 220 मिलियन टन सालाना मकई पैदा कर रहा है। उसके बाद पाकिस्तान जो है सालाना पिछले साल हमारी जो पैदावार थी 7.8 मिलियन टन थी और इस साल जो हमारी प्रोडक्शन रही है वो रिकॉर्ड 7.9 मिलियन टन रही है, जो कि पिछले तमाम सालों से ज़्यादा है। मकई में 2013-14 के बाद बड़ा एक कह लें कि पाकिस्तान में बड़ा एक इनकलाब आया कि इसकी काश्त में भी इजाफ़ा होना शुरू हुआ और इसकी पैदावार में भी इजाफ़ा होना शुरू हुआ। क्योंकि आप जानते हैं कि हाइब्रिड जब से आए हैं तब से मकई की जो काश्त है उसमें भी इजाफ़ा हुआ है, उसकी पैदावार में भी इजाफ़ा हुआ है। 2013-14 में अगर हम कैलेंडर देखें तो वहाँ पर हमारी जो सालाना पैदावार थी फ़ी एकड़ थी वो 52 मन से 55 मन थी जो फ़ी एकड़। अब जो है हमारी 82 मन फ़ी एकड़ एवरेज पैदावार पूरे कह लें कि एकड़ की पूरे पाकिस्तान में एवरेज पैदावार है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की है हमने मकई के हवाले से। पाकिस्तान में पंजाब में 20 लाख एकड़ पर मकई काश्त की जाती है जो कि एक बहुत बड़ी एकड़ेज है। तो आने वाले मज़ीद सालों में भी जैसे मकई का रेट चल रहा था, अब तो कुछ डाउन हो गया है मार्केट, जैसे चल रहा था अगर ऐसे ही रहती तो ये और बढ़ती जानी थी। और इसमें क्योंकि आपके पास जब हम इसका क्रॉपिंग पैटर्न देखते हैं तो हम मेज़ के साथ हमें और बहुत से ऑप्शन मिल सकते हैं। हम मेज़ लगाएंगे, मेज़ के बाद हम बरसीम लगा सकते हैं, मेज़ लगा के आलू लगा के खरीफ मेज़ लगा सकते हैं। आप जानते हैं कि ये साल में 2 दफ़ा काश्त की जा सकती है मकई, बहारिया मकई और खरीफ मकई। बहारिया मकई जो है उसकी एवरेज बहुत ज़्यादा होती है और ख़रीफ मकई की एवरेज भी ठीक होती है, 60 से 65 मन 70 मन तक अब चले गई हैं कुछ वैराइटीज़ हाइब्रिड। लेकिन ये है कि अब जो बहारिया मकई है उसकी एवरेज क्यों ज़्यादा आती है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि जब छली पे दाना डलता है बहारिया मकई में तो तब रोशनी भी ज़्यादा होती है और टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जब रोशनी इसका जो दाना होता है वह लंबूतरी शक्ल का होता है तो उसमें जो है ये रोशनी और दर्जा ज़्यादा जज़्ब करता है, जिसकी वजह से इसका वेट जो होता है वो ज़्यादा होता है। जबकि खरीफ मकई के जब छली में दाना डलता है तो तब ये कह लें कि रोशनी और टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता, जिसकी वजह से इसकी एवरेज कम आती है। ये एक अहम वजह है बहारिया मकई और खरीफ मकई की एवरेज में फ़र्क की। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास काफ़ी हाइब्रिड्स ऐसे आ गए हैं अब जिनकी पोटेंशियल 140 मन तक है और 120 मन से 140 मन तक पोटेंशियल है और लोग ले भी रहे हैं। अच्छी एप्लीकेशंस, अच्छी इनपुट्स देकर ये एक अच्छी पैदावार मकई की ले रहे हैं। आने वाले 4 सालों में मकई की पैदावार में और इसकी काश्त में हम मज़ीद इजाफा देखेंगे, क्योंकि मैं अब क्रॉपिंग पैटर्न की बात कर रहा था। तो क्रॉपिंग पैटर्न के लिहाज से हम इसमें मुख्तलिफ़ फसलें जो हैं साल में 3 फसलें भी ले सकते हैं, 2 मकई की, 1 आलू की बरसीम लगा सकते हैं, उसके साथ धान लगा सकते हैं। अगर हम बहारिया मकई लगाई है हमने उसके बाद धान लगा सकते हैं, धान के बाद हम दोबारा गंदम लगा सकते हैं या बहारिया मकई दोबारा लगा सकते हैं। तो इससे ये होता है एक तो हमारी जो ज़मीन की फर्टिलिटी है वो डाउन नहीं होती, क्योंकि हमने कई सालों से गन्ना लगा के हमारी जो या कपास लगा के या कुछ भी ऐसे हमारे यहाँ क्रॉप की रोटेशन नहीं है। तो इससे क्रॉप रोटेशन होती है और ज़मीन की जो ज़रखेज़ी है वो जो नामियाती मादा है वो हमारा महफूज रहता है।
तो जिसकी वजह से हम एक तो हमारी ज़मीन महफूज है, दूसरे नंबर पे इसकी एवरेज ज़्यादा है और तीसरे नंबर पे इसका रेट अच्छा होता है। ज़मींदार जो है इसको नेट रेट पे इसको सेल कर देता है। तो ये एक कैश क्रॉप भी आप इसको कह सकते हैं ग़िज़ाई फसल के अलावा। इसके बाद आ जाती है, अगर हम इसकी हाइब्रिड इकसाम की बात करें तो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के बाद नेशनल ग्रुप्स के बाद बहुत अच्छे हाइब्रिड्स आ गए हैं जिनकी बहुत अच्छी पैदावार है। तो हाइब्रिड इसके बहारिया मकई के अलहदा से हैं, खरीफ मकई के अलहदा से हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी काश्त की बात करें तो जो बहारिया मकई है, वक्त काश्त की बात करें तो बहारिया मकई जो है वो 15 जनवरी से 15 फरवरी तक लगाई जा सकती है। यहाँ मुख्तलिफ़ एरियाज़ में ये वेरी करती है, बाज़ जगह 1 जनवरी से 15 फरवरी तक लगती है और कई जगह पर आखिरी जनवरी से आखिरी फरवरी तक लगती है। और ऐसे ही जो अपना मौसमी जो मकई है या खरीफ मकई जिसे हम कहते हैं वो 15 जुलाई से 15 अगस्त तक लगा सकते हैं। जहाँ पर मानसून का सिस्टम शुरू हो जाता है वो आखिर अगस्त में भी लगा सकते हैं और कह लें कि वहाँ पर आपाशी जो होती है वो भी कम देनी पड़ती है। तो अगर हम इसके तरीके की बात करें, ज़मीन की तैयारी की बात करें तो ज़मीन की तैयारी में जो है आपने एक तो ज़मीन जो है आपने ऐसी सेलेक्ट करनी है जो ना तो ज़्यादा भारी हो और ना ही ज़्यादा वीक हो। आपने मेरा ज़मीन को जो कि अच्छी एक ज़मीन हो, पानी जज़ब करने वाली हो, पानी को मॉइस्चर लेवल को कंज़र्व करने वाली हो, वो लगानी है। इसके लिए मकई के लिए आपने कोई भी रेतली या आपने कह लें कि कलराठी ज़मीन या सेम ज़दा ज़मीन जो है वो आपने नहीं चूज़ करनी। वहाँ पर इसकी एवरेज भी नहीं आएगी और ये इसकी जर्मिनेशन और बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। तो उसके बाद अगर हम बात करें ज़मीन की तैयारी की तो आपने इसमें हल चलाना है अच्छे से ज़मीन के अंदर। उसके बाद जो इसमें मिट्टी को उल्ट पुल्ट करने वाला जो हमारे पास कल्टीवेटर है उसको आपने लाजमी चलाना है। उसके बाद अगर आपकी साबका फसल के जो मुड वगैरह पड़े हैं आपकी ज़मीन में, आपने उनको रोटावेट करना है और कोशिश करनी है कि अपनी ज़मीन को लेज़र लेवल करना है, क्योंकि जब लेज़र होगी ज़मीन तो पानी को जो है हर कोने पे सेम पहुंचेगा। और इसमें जो पानी जो है वो उसका बहुत अहम किरदार है, क्योंकि जो हाइब्रिड आए हैं उनके जो एक तो कद उनके दरमियाने हैं, दूसरे नंबर पे उनकी जो जड़ें हैं वो बहुत मोटी होती हैं, जिससे वो एक तो खुराक और खाद वगैरह ज़्यादा ले सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर सकते हैं। और ये है कि ये गिरती नहीं है, क्रॉप ये गिरती नहीं है। तो ये हाइब्रिड के इनके ये भी फ़ायदा है। उसके बाद इसकी अगर हम वक्त काश्त जो है वो हमने डिस्कस किया है। उसके बाद आ जाता है ज़मीन की तैयारी हमने कर ली, फिर उसके बाद आ जाएगा शरह बीज जो है अगर हम उसकी बात करें तो जो हम वट्टों पे लगाते हैं वहाँ 8 से 10 केजी सीड जो है वो इनफ होता है 1 एकड़ के लिए। अगर हम इसको ड्रिल कास्ट कर रहे हैं हमवार सतह पर तो वहाँ पर 12 से 15 केजी सीड जो है आपको रिक्वायर होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका कि आपने वट्टों के ऊपर इसको लगाना है। वट्टे जो हैं आपकी जो फरोज़ हैं वो आपकी शर्कन गर्बन होनी चाहिए, मशरक़ से मगरब की तरफ होनी चाहिए। और आपने जो साइड लगानी है उसकी अगर एक साइड पे लगानी है तो वो आपने जनूब वाली साइड पे लगानी है, क्योंकि जनूब वाली साइड पे एक तो रोशनी ज़्यादा मिलती है, टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है। इसको जितना टेम्परेचर और रोशनी ज़्यादा मिलेगी उतनी ही मकई जो होगी वो बेहतर परफॉर्म करेगी। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने इनको नज़रअंदाज नहीं करना, ये बहुत ही अहम चीज़ें हैं। अगर आपने इसको शुमाल वाली साइड पे लगा दिया तो आपकी फसल जो है एक तो उसकी हाइट जो होगी, दूसरे पे वो उसको रोशनी सेम नहीं मिलेगी, उसके अलावा उसकी जर्मिनेशन का जो प्रॉब्लम आएगा वो अलग से आएगा। उसके बाद आ जाता है हमने सीड ट्रीटमेंट का जो सेगमेंट है। कुछ सालों से शूट फ्लाई, हमारी जर्मिनेशन जैसे ही स्टार्ट होती है तो शूट फ्लाई का इशू आ जाता है। शूट फ्लाई का कुछ सालों से बहुत ही बड़ा है के अंदर। तो हमने कोशिश करनी है कि सीड ट्रीटमेंट जो है वो लाजमी करना है। सीड ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं अमीडाक्लोप्रिड प्लस थायोमेथाक्सम के साथ आप इसको सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जब सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो इससे 15 से 20 दिन जर्मिनेशन के बाद जो है आपकी फसल महफूज रहती है शूट फ्लाई से। आप इसको चेक भी कर सकते हैं अगर आप सीड ट्रीटमेंट नहीं करते, कुछ एकड़ में आप सीड ट्रीट करके लगाएं और कुछ में ना सीड ट्रीट करें, तो आप जब डिफरेंस देखेंगे तो वो एक हेल ऑफ डिफरेंस होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि सीड ट्रीटमेंट का जो सेगमेंट है उसको आपने इग्नोर नहीं करना।
ये एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट है और आपने इसको लाजमी ये चीज़ें अरेंज करनी है। उसके बाद आपने इसका जो चोपा लगाना है, आपने प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है हमारा जो हाइब्रिड है उसमें 7 से 8 इंच जो हमारा बहारिया मकई है उसमें रखना है, 7 से 8 इंच। अगर हम इसको खरीफ सीज़न में देखेंगे तो खरीफ सीज़न जो है उसमें जो हमारा इसको आपने रखना है 6 से 7 इंच के ऊपर, ठीक है। उसमें आपने प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वो कम रखना है। उसके बाद अगर हम इसकी आपाशी की बात करें तो हमने जो पहला पानी लगाना है उसके, अगर आप बहारिया मकई में देखें तो बहारिया मकई में हमने जो पहला पानी लगाना है वो 8 दिन बाद लगाना है। पहले पानी के दूसरा पानी जो है 8 दिन बाद लगाना है। और जो मौसमी मकई है खरीफ वाली उसमें आपको दूसरे तीसरे दिन पानी लगाना पड़ता है। ये जो इसमें इरिगेशन, नंबर ऑफ़ इरिगेशन ज़्यादा होती हैं। आपने जब छली पे दाना मतलब बनना शुरू हो जाता है, दूधिया हालत में होता है, तो आपने कोशिश करनी है कि इसको सोका नहीं आने देना। जब भी जैसे ही सोका आएगा आपका दाना पिचक जाएगा, आपकी एवरेज नहीं बनेगी, ठीक है, और आप कह लें कि आपकी वो उसका जो रेट है वो भी नहीं लगेगा। ये आपने चीज़ें, आप जो बहारिया मकई है उसमें 12 से 14 जो है नंबर ऑफ़ इरिगेशन लगती हैं। जो हमारी मौसमी मकई है उसमें 12 से 10 से 12 नंबर ऑफ़ इरिगेशन लगती हैं, पानी कह लें। और आपने ये करना है कि पानी जो है जब छल्ली पे आ जाए तो 4 से 5 दिन बाद बहारिया मकई को लाजमी देना है। जब नीचे से उसको मॉइस्चर ठीक रहेगा तो वो आपकी मकई बेहतर परफॉर्म कर सकेगी। तो अभी इस सेगमेंट को हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में हम इसकी प्री इमरजेंस, पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड के हवाले से बात करेंगे और इसकी जड़ी बूटियाँ जो हैं उसके हवाले से बात करेंगे, वो कौन कौन सी होती हैं और उनको किस किस स्टेज पे कैसे ख़त्म करना है। शुक्रिया।